इश्क की राह में बाधा बना पति तो उतार डाला मौत के घाट। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ममता का अच्छा भला परिवार था। पति और 2 बच्चे थे, लेकिन जब वह अपने फुफेरे देवर गजेंद्र के प्यार में पड़ी तो उसे पति उमेश बेकार लगने लगा। आखिरकार गजेंद्र और ममता ने मिलकर ऐसी साजिश रची कि 4 अप्रैल 2018 की बात है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मुरार थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा होने की वजह से चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कर्फ्यू की वजह यह थी कि 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में दलित आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा रखा था। इसी दौरान घटी एक अन्य घटना ने माहौल में अचानक ही गर्माहट पैदा कर दी। घटना भी ऐसी कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खबर यह फैली कि बुधवार की सुबह भारत बंद के दौरान उपद्रव करने वाले लोगों ने तिकोनिया इलाके में एक युवक की हत्या और कर दी है। मरने वाला युवक तिकोनिया पार्क का उमेश कुशवाहा है। यह खबर जंगल की आग की तरह इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी ही देर में मृतक उमेश कुशवाहा के घर के बाहर भीड़ लग गई। भीड़ में राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से लेकर सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल थे। सभी में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था। लोग हत्यारों के तत्काल पकड़े जाने की मांग कर होहल्ला मचा रहे थे। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे CSP रत्नेश तोमर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विभाग के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया। संवेदनशील इलाके में हत्या की एक और घटना घटने की सूचना पर IG अंशुमान यादव, DIG मनोहर वर्मा, SP डा आशीष भी मौका-ए-वारदात पर जल्द पहुंच गए। भीड़ ने उन सभी पुलिस अधिकारियों को घेर लिया। इससे तिकोनिया इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऐसी हालत में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिया कि इस केस का जल्द पर्दाफाश करके हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। उनके आश्वासन के बाद भीड़ किसी तरह शांत हुई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौका-ए-वारदात का अवलोकन किया। पुलिस जानती थी कि अफवाहें चिंगारी बनकर आग लगाने का काम करती हैं और उन्हें रोकना कठिन होता है। वे इतनी तेजी से फैलती हैं कि माहौल बहुत जल्द बिगड़ जाता है। इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त कदम उठाते हुए इंटरनेट प्रसारण पर रोक लगा दी। पुलिस अफसरों के रवाना होते ही डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। CSP रत्नेश तोमर और थाना प्रभारी अजय पवार ने घटनास्थल का मुआयना किया तो देखा कि खून से लथपथ उमेश कुशवाहा की लाश मकान के बाहरी हिस्से में बने कमरे में फर्श पर पड़ी थी। देखकर लग रहा था जैसे किसी धारदार चीज से उसके सिर पर प्रहार किया गया था। उसका सिर फटा हुआ था। मौके पर इधर-उधर खून फैला हुआ था। लाश बिस्तर पर नहीं थी। इससे लगता था कि मरने से पहले उमेश ने शायद हत्यारे से संघर्ष किया होगा। जिस कमरे में उमेश कुशवाहा की लाश पड़ी थी वहीं पर उसका मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ था। घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने अलग अलग कोणों से लाश की फोटोग्राफी कराई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस टीम को एक हंसिया पड़ा मिला। उस हंसिये पर खून लगा हुआ था। इससे पुलिस को आशंका हुई कि हो न हो इस हंसिया से ही हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। फोरेंसिक टीम ने हंसिये से फिंगरप्रिंट उठा लिए। फिर जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस ने वहां मौजूद उमेश की पत्नी ममता से प्रारंभिक पूछताछ की तो उसने बताया, मेरे पति सूरत में नौकरी करते हैं। वह 30 मार्च को ही सूरत से लौटकर घर आए थे।
शहर में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान उपद्रव हो जाने के बाद समूचे मुरार क्षेत्र में कर्फ्यू और धारा 144 लग जाने की वजह से वह सूरत नहीं लौट सके। रोजाना की तरह वह खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे। आज तड़के 4 बजे के करीब मैं बाथरूम गई। जब वहां से लौटकर आई तो पति को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा देखकर भौचक्की रह गई। मैं रोती हुई अपने फुफेरे देवर गजेंद्र के पास गई और उसे जगाकर यह बात बताई। मेरी बात सुनकर गजेंद्र तुरंत मेरे घर आया। लाश देखकर वह समझ नहीं सका कि यह सब कैसे हो गया। इसके बाद मैंने साहस बटोरकर मोबाइल से अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जानकारी दे दी। पड़ोसी महेश ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ममता से कमरे में उमेश के अकेले सोने की वजह मालूम की तो उसने बताया कि हमारे दोनों बेटे 2 दिन पहले सिकंदर कंपू स्थित अपने मामा के घर एक कार्यक्रम में गए थे। वे रात को लौटने वाले थे, इसलिए वह दरवाजा खुला छोड़कर सो रहे थे। उमेश के चीखने की आवाज न तो ममता ने सुनी थी और न ही गजेंद्र ने। पुलिस अधिकारियों ने क्राइम सीन को पुनः समझा। जांच में 3 बातें स्पष्ट हुईं। एक तो यह कि सिर पर किसी धारदार चीज से प्रहार किया गया था। दूसरा यह कि मामला साफ तौर पर हत्या का था, न कि लूटपाट में हुई हत्या का। तीसरी बात यह थी कि वारदात में किसी ऐसे नजदीकी व्यक्ति का हाथ होने की संभावना लग रही थी जो घर की स्थिति को भली भांति जानता था। वह व्यक्ति यह भी जानता था कि उमेश के दोनों बेटे आज घर पर नहीं हैं। घर पर सिर्फ पत्नी ममता ही है। बहरहाल कातिल जो भी था उसने गुनाह को छिपाने की हर संभव कोशिश की थी। पुलिस ने पड़ताल के दौरान जो हंसिया बरामद किया था, ममता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। घटनास्थल की जांच के बाद एसपी डा आशीष ने इस मामले के खुलासे के लिए सीएसपी रत्नेश तोमर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया। टीम का निर्देशन एसपी साहब स्वयं कर रहे थे। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर पर धारदार चीज का प्रहार बताया गया था, जबकि मौत का समय रात 1 बजे से 3 बजे के बीच बताया गया। इसलिए पुलिस ने तिकोनिया इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की फुटेज देखी, लेकिन इससे इस घटना का कोई सुराग नहीं मिला। इलाके में कर्फ्यू लगा होने की वजह से फुटेज में पुलिस के अलावा कोई भी शख्स आता जाता दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने ममता से उमेश की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह पुलिस पर हावी होते हुए बोली, साहब मेरे ही पति की हत्या हुई और आप मुझसे ही इस तरह पूछ रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा हो। जिसने उन्हें मारा उसे तो आप पकड़ नहीं पा रहे। आप ही बताइए भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? आप मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं एसपी साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। देखो ममता, तुम जिससे चाहो मेरी शिकायत कर देना, मुझे तो इस केस की जांच करनी है। सीएसपी रत्नेश तोमर ने कहा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारी गजेंद्र से मोबाइल पर इतनी बातें क्यों होती हैं? इससे तुम्हारा क्या नाता है? साहब गजेंद्र मेरा फुफेरा देवर है। मैं जिस किराए के मकान में रहती हूँ उसी मकान में वह भी रहता है। अगर मैं गजेंद्र से बात कर लेती हूँ। बात यह थी कि वारदात में किसी ऐसे नजदीकी व्यक्ति का हाथ होने की संभावना लग रही थी जो घर की स्थिति को भली भांति जानता था। वह व्यक्ति यह भी जानता था कि उमेश के दोनों बेटे आज घर पर नहीं हैं। घर पर सिर्फ पत्नी ममता ही है। बहरहाल कातिल जो भी था उसने गुनाह को छिपाने की हर संभव कोशिश की थी। पुलिस ने पड़ताल के दौरान जो हंसिया बरामद किया था, ममता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। घटनास्थल की जांच के बाद एसपी डा आशीष ने इस मामले के खुलासे के लिए सीएसपी रत्नेश तोमर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया। टीम का निर्देशन एसपी साहब स्वयं कर रहे थे। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सिर पर धारदार चीज का प्रहार बताया गया था,
जबकि मौत का समय रात 1 बजे से 3 बजे के बीच बताया गया। इसलिए पुलिस ने तिकोनिया इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की फुटेज देखी, लेकिन इससे इस घटना का कोई सुराग नहीं मिला। इलाके में कर्फ्यू लगा होने की वजह से फुटेज में पुलिस के अलावा कोई भी शख्स आता जाता दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने ममता से उमेश की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह पुलिस पर हावी होते हुए बोली, साहब मेरे ही पति की हत्या हुई और आप मुझसे ही इस तरह पूछ रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा हो। जिसने उन्हें मारा उसे तो आप पकड़ नहीं पा रहे। आप ही बताइए भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? आप मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं एसपी साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। देखो ममता, तुम जिससे चाहो मेरी शिकायत कर देना, मुझे तो इस केस की जांच करनी है। सीएसपी रत्नेश तोमर ने कहा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारी गजेंद्र से मोबाइल पर इतनी बातें क्यों होती हैं? इससे तुम्हारा क्या नाता है? साहब गजेंद्र मेरा फुफेरा देवर है। मैं जिस किराए के मकान में रहती हूँ उसी मकान में वह भी रहता है। अगर मैं गजेंद्र से बात कर लेती हूँ तो कोई गुनाह करती हूँ क्या? ममता बोली, तुम्हारा गजेंद्र से बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन तुम्हें यह तो बताना ही पड़ेगा कि पति की हत्या से पहले और बाद में उससे क्या बातें हुई थीं। हत्या का सच जानने के लिए पुलिस को काफी प्रयास करने पड़े। ऐसा होता भी क्यों न? चालाक ममता और गजेंद्र सीएसपी रत्नेश तोमर को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। सीएसपी ने ममता से कहा, ममता तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा था। इतना सुनते ही ममता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, मेरी गजेंद्र से कोई बात नहीं हुई थी। किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। ममता, हमें गलत जानकारी नहीं दी। यह देखो तुमने कब कब और कितनी देर तक गजेंद्र से बातें की थीं। इस कागज में पूरी डिटेल्स है। सीएसपी ने कॉल डिटेल्स उसके हाथ में थमाते हुए कहा, ममता अब झूठ नहीं बोल सकती थी क्योंकि कॉल डिटेल्स का कड़वा सच उसके हाथ में था। ममता की चुप्पी से सीएसपी तोमर समझ गए कि उनकी पड़ताल सही दिशा में जा रही है। इसके बाद उन्होंने उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पति की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। उमेश कुशवाहा मूल रूप से बिजौली के रशीदपुर गांव का रहने वाला था। 15 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में वह गांव छोड़कर सूरत चला गया था। उमेश जवान हुआ तो उसके बड़े भाई मान सिंह ने सिकंदर कंपू इलाके की रहने वाली ममता से शादी कर दी। शादी के कुछ साल बाद ही ममता 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चे पढ़ने लायक हुए तो उमेश ने दोनों बच्चों को ग्वालियर शिफ्ट कर दिया। यहां वह मुरार के तिकोनिया इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगे। इसी मकान के दूसरे कमरे में उमेश का फुफेरा भाई गजेंद्र भी रहता था। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। ममता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बच्चों का हालचाल पूछने के बहाने गजेंद्र ममता के पास आने लगा। ममता बच्ची नहीं थी, वह गजेंद्र के मन की बात को अच्छी तरह से समझ रही थी। गजेंद्र को अपनी ओर आकर्षित होते देख वह भी उसकी ओर खींचती चली गई। दोनों के दिलों में प्यार का अंकुर फूटा तो जल्द ही वह समय आ गया जब दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि ममता को उमेश की बाहों की अपेक्षा गजेंद्र की बाहें ज्यादा अच्छी लगने लगीं। जो सुख उसे गजेंद्र की बाहों में मिलता था वह उमेश की बाहों में नहीं था। यही वजह थी कि उन दोनों को लगने लगा था कि अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ममता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन गजेंद्र ने कहा, ममता अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस पर ममता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता गजेंद्र, मैं शादीशुदा ही नहीं 2 बच्चों की मां हूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। गजेंद्र बोला,
तुम्हारे लिए मुझे यदि उमेश की हत्या भी करनी पड़े तो मैं कर दूंगा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ममता ने कहा। उमेश मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करता है। हम दोनों को जो चाहिए वह मिल ही रहा है, फिर हम कोई गलत काम क्यों करें, ममता ने गजेंद्र को समझाया। लेकिन ममता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह ममता को हमेशा के लिए पाना चाहता था। गजेंद्र ने ममता पर ज्यादा दबाव डाला तो वह परेशान होकर बोली, तुम्हें जो करना है करो, इस मामले में मैं कुछ नहीं जानती। ममता के प्यार में पागल गजेंद्र ने ममता की इस बात को सहमति मानकर उमेश की हत्या करने की योजना बना डाली और हत्या करने के लिए मौके की ताक में रहने लगा। फिर योजना में ममता को भी शामिल कर लिया। 4 अप्रैल 2018 को उसे वह मौका तब मिल गया जब उसे पता चला कि उमेश के दोनों बेटे मामा के घर से नहीं लौट पाए हैं। घर पर सिर्फ ममता और उमेश ही हैं। ममता ने बातों बातों में फोन पर गजेंद्र को बता दिया कि उमेश खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो गया है। इस पर गजेंद्र उमेश को ठिकाने लगाने के इरादे से उमेश के कमरे पर पहुंच गया। उसने ममता के साथ बैठकर योजना बनाई कि तुम सबसे पहले मौका देखकर उमेश के सिर पर हंसिए का वार करना। ममता ने ऐसा ही किया। इसके बाद गजेंद्र ने ममता के हाथ से हंसिया लेकर उमेश के सिर को बड़ी बेरहमी से वार करके फाड़ दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद उमेश शांत हो गया। इश्क की राह में बने रोड़े को मौत के घाट उतारने के बाद घर आकर गजेंद्र ने इत्मीनान के साथ हाथ पैर धोए और फिर कपड़े बदलकर सो गया। ममता और गजेंद्र को उम्मीद थी कि उमेश की हत्या पहेली बनकर रह जाएगी और वे कभी नहीं पकड़े जाएंगे। उधर सुबह घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद ममता और गजेंद्र पूरी तरह से अनजान बने रहने का नाटक करते रहे। पुलिस के सवालों का भी उन दोनों ने बड़ी चालाकी के साथ सामना किया। इन दोनों ने अपने जुर्म को छिपाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार सच उगलवा ही लिया। ममता और गजेंद्र ने जब अपना गुनाह स्वीकार कर लिया तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित